बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और आज भी हम बात करेंगे। बहुत सारे मौज़ूआत हैं क्रिकेट से जुड़े हुए, लेकिन पाकिस्तान की हॉकी टीम भी एक मुश्किल में घिरी हुई है। उस हवाले से भी हम बात करेंगे। पाकिस्तान के जो हॉकी टीम के सदर हैं, हॉकी फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके ख़िलाफ़ एक मामला शुरू हो चुका है। खैर वो सेपरेट मौजू है, वो आज के लिए नहीं, हम किसी और दिन के लिए उसको उठा रखते हैं। क्रिकेट पर हम बात करेंगे। नेशनल T20 कप कराची में जारी है। उसके अलावा पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। उसके अलावा पाकिस्तान की विमेन टीम न्यूजीलैंड में है। पाकिस्तान की अंडर 19 टीम ने जाना है एशिया कप खेलने, फिर वर्ल्ड कप खेलने। तो ये सारे मौजूआत हैं। इसके लिए मैंने बड़ी फिटिंग पैनल बनाया है। आज वो पैनल का आपसे तारुफ कराऊंगा, लेकिन पहले हम अंडर 19 टीम की बात करते हैं। अंडर 19 टीम के जो हेड कोच है मोहम्मद यूसुफ, उनसे हमारे नुमाइंदे बदियुज़्ज़मा ने कुछ रोज़ पहले बात की थी। यूसुफ ने बहुत अच्छी बात की है कि कप्तान की टीम नहीं होती, मतलब कप्तान ही ज़िम्मेदार नहीं होता टीम की शिकस्त का या फ़तेह का। पूरा एक एंटोराज जो कोचिंग का होता है वो भी उसमें शामिल होता है और प्लेयर्स भी शामिल होते हैं। मोहम्मद यूसुफ ने कहा क्या था, वो सुन लीजिए। कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती, इसको टाइम चाहिए होता है। और हफीज़ से जो मेरी बात हुई है, वैसे जो मेरे दिल में थी, जो मैंने उससे तो नहीं की, लेकिन ओवरऑल कोई भी दुनिया में आप कहीं भी किसी भी उसमें चलें जाए इदारे में, किसी भी कंट्री के, तो आपने कोचिस को, प्लेयर्स, कैप्टन को टाइम देते हैं। जैसे 3-4 साल में हल ड्राविड को दिया। ड्राविड की बात बहुत होती है, आप कहीं भी बैठे हो चैनल पे, ड्राविड की बात हो जी, अंडर 19 उसको मिली, एकेडमी उसको मिली, उसने उधर 3-4 साल काम किया है और उसको फ्री हैंड था, वो जो चाहे वो करेगा, जो जो चीज़ें सही बेहतरी के लिए उसने फिर वो डिलीवर करना शुरू किया। उसकी देखिए बेंच स्टैंड में शुभमन गिल आया है और भी लड़के तैयार हो रहे हैं। तो उसके लिए एक टाइम चाहिए होता है और लड़कों का रिस्पॉन्स भी चाहिए होता है। कि जो लड़कों को मैं यहाँ बात बताऊँ, अभी तो मैं उनसे टेक्निकल काम नहीं कर सकता क्योंकि एशिया कप बिल्कुल सर पे है, फिर साथ ही नेक्स्ट मंथ वर्ल्ड कप है। जो ट्यूनिंग्स हैं, जो बेसिक चीज़ें, उन पे थोड़ा थोड़ा मैं उनके साथ लगाऊँ। जो कैप्टन होता है, जब जीतते हैं तो सारी टीम जीतती है, जब हारते हैं तो सारी टीम हारती है। ना कैप्टन अकेला जितवा सकता है, ना कैप्टन अकेला हरवा सकता है, तो सारी टीम। और इसी तरह कोचिंग स्टाफ जो होता है, वो आपको अच्छी चीज़ें बता सकता है। खेलना आपने, जैसे राहुल द्रविड़ ने जैसे पूरे वर्ल्ड कप में सारी चीज़ें सही बताई हैं तो जीते, तो क्या फाइनल में गलत बताई होंगी? उसमें भी उससे सही बताई। अब लड़के उस दिन नहीं सही खेल सके, दिन उनका नहीं था, ऑस्ट्रेलिया का दिन था, वो अच्छे तरीके से प्लान करके आए तो वो जीत गए। ये मोहम्मद यूसुफ साहब की आपने बात सुनी, उन्होंने राहुल द्रविड़ का कई बार नाम लिया। राहुल द्रविड़ एक बड़ा नाम है और इंडिया में कोचिंग के हवाले से जूनियर सतह पर कोचिंग का उन्होंने आगाज़ किया था 15-16 में। उसके बाद वो सीनियर टीम के साथ आए। तो ये यूसुफ साहब का ख्याल था। हमें उम्मीद है कि अंडर 19 टीम पाकिस्तान की अच्छा करेगी। एक ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद आकर हम ज़रा इस गुफ्तगू को फैलाएँगे और अपने गेस्ट से आपका तारुफ भी कराऊँगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। इससे पहले आपने मोहम्मद यूसुफ साहब की गुफ्तगू सुनी। अब मैं आता हूं अपने मौजू की तरफ जो मैंने इस प्रोग्राम के लिए सजाया है। वो है डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान में अभी चल रही है और काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट हमने देखी। कायदम ट्रॉफ़ी, पाकिस्तान कप और आजकल नेशनल T20 इस वक्त जारी है। नेशनल T20 में बहुत ज़्यादा टीम्स हैं, ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है क्योंकि मैं रोज़ ही वहाँ जाता हूँ नेशनल स्टेडियम। तो वहाँ यही बात हो रही है कि मयार इतना अच्छा नहीं है, प्लेयर्स इतने अच्छे नहीं हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारी बातें हैं। उसके अलावा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है टेस्ट मैचेस के लिए। विमेन टीम साउथ अफ्रीका में न्यूजीलैंड में मौजूद है और टीम अंडर 19 की टीम ने जाना है वर्ल्ड कप खेलने, उससे पहले एशिया कप खेलने। तो बहरहाल मैं गेस्ट से अपना तारुफ कराता हूँ। मेरे दाएं जाने बैठे हैं अली यूनुस साहब, कमेंटेटर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और डोमेस्टिक इवेंट्स में आप इनको सुनते हैं, इनको देखते भी हैं। बड़े ही ज़बरदस्त क्रिकेटर भी थे बाय द वे। ये फर्स्ट क्लास इन्होंने खेली है, लिस्ट मैचेस भी खेले हैं। अली यूनुस साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई फॉर हैविंग अस हियर। नहीं, मेरी खुशनसीबी कहूँगा, इनको मैंने पकड़ लिया क्योंकि ये लाहौर में रहते हैं और ये मेरे हाथ पहली मरतबा आए हैं न्यूज़ वन की स्क्रीन पर। आप इनको देख रहे हैं। मेरे बाएं जाने बैठे हैं शाह फैसल साहब। ये भी कमेंटेटर हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ही। जो भी इवेंट्स होते हैं, T20 हो, वनडे का इवेंट हो या टेस्ट या फर्स्ट क्लास का इवेंट हो, तीनों में ही कमेंट्री अपनी करते हैं। आपने इनको भी देखा होगा, इनको भी सुना होगा। ये भी पहली मरतबा न्यूज़ वन की स्क्रीन की जीनत बने हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आसिफ भाई, और बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपनी शो पे बुलाया। इनसे शुरू कर देता। ये पैरेट ग्रीन पहना, ये कलर कौन सा सर?
आप इसको ग्रीन ही कहें। मतलब स्क्रीन कलर ये है, स्क्रीन कलर। तो आपकी जो स्क्रीन की जो नॉलेज है कि क्या कलर पहन के आना चाहिए, ये भी आपकी ब्रॉडकास्ट का हिस्सा है कि कलर कौन सा होना चाहिए। जाहिर है, लेकिन इस वक्त तो ग्रीन पाकिस्तान का कलर है, ग्रीन हमेशा दिल में रहता है, तो ग्रीन पहनना ज़रूरी ਤੁਸੀਂ है। जवाब दोगे? देखो जी इतनी दूरों आए ने तो ग्रीन तो दिखाना है ना उन्होंने फिर आके। दूर कहाँ से आए? दूर से? देखो बहुत दूर से, मैं बहुत कम लोग हैं जिनको इतना क्रेज़ है क्रिकेट का, तो मैं बहुत इनको क्रेडिट देता हूँ इस चीज़ का कि इतनी दूर से आते हैं, अमेरिका से आते हैं कमेंट्री करने मुल्क की मोहब्बत के लिए, और बहुत अच्छे तरीके से क्रिकेट को समझते हैं। तो हमारे लिए खुशनसीबी है कि आते हैं हमारे साथ कमेंट्री करते हैं। और जो इनका स्टाइल है जो हम देख ही रहे हैं कि ये कमेंट्री करने के बाद जब हटते हैं उसके बाद भी कमेंट्री सुन रहे होते हैं अपने, तो ये तो इनका शौक है। अमेरिका से आते हैं आप, अपने खर्चे पे आते हैं, ये भी बता दूं, पीसीबी इनको खर्चा नहीं देता अमेरिका से आने का। ही इज़ कंसिडर्ड एज अ लोकल बॉय ऑफ पिंडी। पिंडी से ताल्लुक है ना आपका? जी बिल्कुल। तो मतलब आ जाते हैं अमेरिका से आप अपने पैसे लगा के, और कमेंट्री का शौक है सर? कमेंट्री मैंने शुरू कर दी थी अमेरिका जाने से पहले, तो वो मेरा शौक़ था, और जब अपॉर्चुनिटीज़ खुली दोबारा तो मुझे यही लगा कि मुझे अपने शौक़ को कैरी ऑन करना चाहिए। तब तक मैं अमेरिका में सेटल हो चुका था अल्हम्दुलिल्लाह। और क्रिकेट का शौक़ तो बचपन से है, और वो ऐसा शौक़ है कि वो ख़त्म नहीं हो रहा किसी भी सूरत। पहले मैं खेलता रहा, फिर मैं कोचिंग करता रहा, इंग्लैंड में मैंने 10 साल गुजारे, तो वो क्रेज़ जो है अब ब्रॉडकास्टिंग में तकरीबन 8-9 साल हो गए मुझे। तो ऐसा है कि उसकी अपॉर्चुनिटी कहीं भी मिले तो मोस्ट वेलकम, और पाकिस्तान में मिले तो क्या ही बात है। क्या ही बात है अली भाई, अभी बात की तरफ हम आएंगे बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा आपका भी शौक पता चले ना। आप प्रोफेशनल बैंकर थे पहले जी। उसके बाद क्रिकेट आपने उससे पहले खेली जी। कमेंट्री में क्यों आना हुआ आपका? देखिए आसिफ भाई, जैसे अभी आपने कहा कि बैंकिंग से पहले मैं क्रिकेट खेलता था, अंडर 19 खेला, मुल्तान रीजन से ही मेरा सारा जो क्रिकेट जितनी भी खेली वहाँ से खेली, फर्स्ट क्लास भी उधर से ही खेला। लेकिन देन कुछ ऐसा हुआ कि मुझे पता चल गया था कि मैं शायद इस तरह इतना अच्छा क्रिकेटर नहीं हूँ कि मैं पाकिस्तान नहीं, अच्छे को खासे रिप्रेजेंट क्रिकेटर कर हैं। सकूँ, मतलब मुझे एहसास हो गया था। तो अच्छे मैं खासे, जिस तरह से आप बॉल छोड़ते हैं कोई नहीं छोड़ता। वी आर द विटनेस। अली बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो बस उसके साथ उसके बाद फिर बैंकिंग में चले गए, क्योंकि मुझे एहसास था कि अगर आप क्रिकेट बड़े लेवल पे पाकिस्तान नहीं खेलते हैं तो आप स्ट्रगल करते हैं फाइनेंशियली। तो जस्ट टू मेक माई सेल्फ सिक्योर अपने करियर में, तो मैंने 10 साल मेरा बैंकिंग का, इंटरनेशनल बैंकिंग में मेरा करियर रहा। लेकिन वो जो जैसे शाह फैसल अमेरिका से आते हैं, ऐसी क्रिकेट थी अंदर एक चीज़ जुस्तजू थी कि कुछ ना कुछ क्रिकेट के साथ कहीं ना कहीं एसोसिएट रहना है। तो मुझे और जगह भी लोगों ने कहा कि आप अंपायरिंग कर लें, मैच रेफरी की तरफ चले जाएं, बट मुझे लगा कि शायद मेरी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स कमेंट्री में ज़्यादा बेहतर हो सकती है, मैं ज़्यादा इस चीज़ को बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। तो बस फिर अल्लाह का नाम लिया, नौकरी छोड़ी, क्रिकेट में आए, और लकी रहे कि सेटअप ऐसा हुआ कि डोमेस्टिक क्रिकेट टेलीवाइज होना शुरू हो गई। तो अल्लाह इज़ बीन वेरी काइंड, कि अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हुई, और अभी तक फेवरेट कमेंटेटर? देखिए अब मुझे सभी अच्छे लगते हैं कोई ना कोई, क्योंकि जो वहाँ तक पहुँचता है वो उसमें कुछ बात होती है तो वह पहुँचता है। पाकिस्तान में रमीज़ भाई हैं, सिकंदर बख्त साहब, ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स, हमारे लोकल कमेंटेटर हैं। बाय द वे कमेंटेटर जो सिकंदर बख्त हैं, अब दूसरे मिक्स मत हो जाइएगा। तो उनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखता भी हूँ मैं। तो मेरी खुशनसीबी है कि आज मैं उनके साथ बैठ के कमेंट्री कर रहा होता हूँ। बड़ी बात है। आपसे भी यही सवाल है मेरा, हु इज़ योर फेवरेट कमेंटेटर? फिर मैं आऊँगा दूसरी बातों की तरफ। हाँ जी, मुझे कमेंट्री शुरू में जब ब्रॉडकास्टिंग जिस तरह ऑस्ट्रेलिया से होती थी, चैनल 9 की वो जो टीम हुआ करती थी, मैं उनको बहुत शौक से सुनता था। क्रिकेट सीखी भी उनसे, उनकी हाँ, रिची बेनो, इयन चैपल, टोनी ग्रेग और बिल लॉरी, वो 4 होते थे। तो क्रिकेट सीखी भी उनसे, क्योंकि जिस तरह वो क्रिकेट को उस ज़माने में एक्सप्लेन करते थे, बहुत कम ऐसा होता था। तो वो मुझे बहुत इंस्पायर करती थी हमेशा से, और वही मेरे फेवरेट थे। वक्त के साथ बदलते रहते हैं, आजकल नासिर हुसैन आ गए, पाकिस्तान में भी अच्छे मैं चाह रहा हूँ कि आप इस नेशनल T20 पे हम बात करें, उसके असरात की बात करें, लेकिन एक छोटी सी टिप मैं दोनों से लूँगा। अपकमिंग जो कमेंटेटर्स हैं, जो बडिंग कमेंटेटर्स हैं, उनके लिए कोई टिप आप दीजिए, आप भी उसके बाद। कमेंट्री देखें, हर बंदा समझता है कि शायद कमेंट्री एक बहुत आसान काम है, लेकिन ये आसान काम है आर्ट तो है। आजकल कमेंट्री हम सुनते हैं, वो आवाज़ तेज़ करके बात करें तो कामयाब है, सोशल मीडिया पे भी वही कामयाब है। नहीं, लेकिन अगर आप कमेंट्री एज एन आर्ट की बात करें, और अगर यू वांट टू गो प्लेसेस, ऐसा नहीं कि आपने एक लेवल पे करनी है कमेंट्री और आप खुश हैं। अगर एज एन आर्ट आपने कमेंट्री को देखना है, स्पेशली टेलीविज़न कमेंट्री, क्योंकि बहुत ज़्यादा होती है, रेडियो कमेंट्री कम होती है। टेलीविज़न कमेंट्री में सिर्फ आपने ही नहीं बोलना, आपने पिक्चर्स को भी बात करने देनी है, और अगर आप वो सारे एक्शन को अपने अल्फाज से कवर करेंगे तो वो मज़ा जाता रहेगा। तो यही आर्ट है।
पिक्चर को भी मौका देना है, साथ बैठे हुए इंसान को भी मौका देना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि टीम वर्क है ये। आप अगर सुनने वाले के लिए आप अच्छा कॉम्बिनेशन आपका अच्छा होगा तो सुनने वाले के लिए भी उतना ही अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप आपस में आप रिफ्ट होगी, आप आपस में लड़ते रहेंगे या एक दूसरे को मौका नहीं देंगे तो वो सुनने वाले के लिए भी इतना अच्छा नहीं होगा। और टीवी कमेंट्री में मैं ऐड कर दूं कि जितना बोलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इस बात की नॉलेज है कि कब नहीं बोलना, ये तो ज़्यादा उसमें तो आपके इंपॉर्टेंट सिग्नल्स है। होते होंगे ना कुछ के माइक उठा के नीचे रख दो। उसके अलावा भी दोनों भी ऐसा भी टाइम आ सकता है कि आप दोनों या तीन कमेंटेटर्स हों, टेस्ट मैच चल रहा हो, तो अगर आप तीनों कुछ ना बोलें कुछ सेकंड तो ऐसा कोई हुआ हर्ज है, नहीं है। ऐसा हुआ है। आप स्काई की ऐसा ब्रॉडकास्ट हुआ, देखते हैं, बिल्कुल, पूरा सही बात पूरा ओवर वो लोग कुछ नहीं बोलते, तस्वीरें हैं, तो ना बोलना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट आर्ट। ना बोलना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट आर्ट। अब आ जाइए नेशनल T20 की तरफ। ये ताज़ा इवेंट जो चल रहा है, इसमें 18 टीम है जी। मयार, आपको कैसा लगा? आपको शिकायत क्या है इस T20 से, अगर मैं आपसे पूछूं? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे पिछले सेटअप से जो 6 टीमों वाला है, डेफिनेटली क्वालिटी तो गिरेगी, लेकिन उस सेटअप के अपने फ़ायदे थे, अपने नुकसान थे। इस सेटअप के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। लास्ट सेटअप में ये होता था कि जो भी प्लेयर उस 6 टीमों से निकल के आता था वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी हद तक रेडी होता था, क्योंकि वो इतनी मुश्किल क्रिकेट खेल के डोमेस्टिक से ही आ जाता था। लेकिन उसमें ये हो रहा था कि आपकी जो नेशनल लेवल पे क्रिकेट है वो बहुत डैमेज हो रही थी, क्लब क्रिकेट आपकी ख़त्म हो रही थी, क्योंकि बहुत कम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती थी। डेफिनेटली 6 टीमें हैं तो बहुत ही कम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती थी फर्स्ट क्लास खेलने की। अब इस सेटअप में ये हुआ है कि डेफिनेटली थोड़ी हम कह सकते हैं क्वालिटी गिरी है, क्योंकि 18 टीमें हो गई हैं, काफ़ी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है। लेकिन फ़ायदा ये हो रहा है कि इससे जो आपकी नेशनल लेवल की क्रिकेट है, जो डोमेस्टिक से नीचे क्लब लेवल की है, वो बहाल हो गई है। क्योंकि आप जैसे अभी हम देख रहे थे, फैसल भी उस दिन बात कर रहे थे हम लोग भी, कि डेरा मुराद जमाली से हमें अच्छे प्लेयर देखने को मिले हैं। अब ये हमें पिछले सेटअप में देखने को नहीं मिलने थे। अगर हमें ये डेरा मुराद जमाली या लाड़काना या कोयटा से 2-3 प्लेयर्स भी मिल जाते हैं जो कि जाके पाकिस्तान को लेटर ऑन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आई थिंक इस स्ट्रक्चर की यही जीत होगी, जो मुझे लगता है। इसलिए मैं इस स्ट्रक्चर के हक में डेफिनेटली रहूँगा कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और क्लब क्रिकेटर के लिए भी एक होप रहती है कि एटलीस्ट आप 6 टीमें नहीं है, हमारी अपनी रीजन खेलेगा, हम अपने रीजन को रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कोई लाड़काना से कोई एक ही प्लेयर आता था जो बहुत अच्छा होगा, वो किसी सिंध से खेलेगा, एक आधा मैच खेलेगा, लेकिन बाकी 10 के 10 या 12 लड़के जो होंगे वो नहीं खेल पाते थे। अब इसमें एक लाड़काना खुद रिप्रेजेंट कर रहा है, 11 के 11 हैं। अभी नहीं होगा इसका रिजल्ट, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, सर्कल दोबारा से जब चलेगा तो आपको बहुत ज़्यादा टैलेंट इस स्ट्रक्चर से मिलेगा। अली ने तफसील से बताया कि पिछला सेटअप जिसमें 6 टीम्स थी उसमें कंस्टेंट्स भी थी उसकी। आप कौन सा, खैर मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कि आप पिक करें कोई एक, लेकिन कुछ थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स उसके भी होंगे, इस सिस्टम के भी होंगे। जी बिल्कुल, और अली ने अच्छा एक्सप्लेन किया। इसके साथ आप ये देखें कि जब 18 टीमें होंगी तो ये तो अंडरस्टैंडेबल है कि क्वालिटी आपकी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगी, लेकिन आप गेन क्या कर रहे हैं? में भी 18 काउंटीज खेलती हैं, लेकिन काउंटी का आपको पता है कि काउंटी की जो क्वालिटी है ऑन द फील्ड, काउंटी वो हमें इसलिए नहीं फील होती, उनकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होती है, वहाँ क्राउड्स आते हैं। और वहाँ पे अगर आप गौर से देखें वो 4 डे मैचेस, उनमें कई मिस मैचेस होते हैं, वो क्वालिटी उस तरह नहीं होती। तो क्वालिटी आप हमारे पाकिस्तान की अगर आप बात करें सर्कमस्टांसेस में, क्वालिटी आप कॉम्प्रोमाइज़ करके क्या गेन कर रहे हैं? आप क्रिकेट को मुल्क के कोने कोने में फैला रहे हैं। जो छोटी टीम है भावलपुर, कितने अरसे बाद अब भावलपुर की टीम खेली, कितना बड़ा शहर है हालांकि भावलपुर, लाड़काना, डेरा मुराद जमाली, एबटाबाद, यहाँ से जो लड़के खेल के जाएंगे अपने क्लबों में वापस, तो वो कहेंगे कि मैं फ़खर जमान के साथ खेल के आया हूँ, मैं असद शफीक के साथ खेल के आया हूँ, कल शादाब खान आ जाएंगे और बाकी प्लेयर भी आ जाएंगे। तो वो जब उस पूरे डायस्पोरा में वो देखेंगे कि हमारे साथ के लड़के जो हैं वहाँ जाके खेल रहे हैं, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, वो एक इंस्पिरेशन बनेगी, एक ग्रोथ होगी गेम की। लेकिन उसमें जिस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है जो मेरे ख्याल में वो ये है कि एक तो कंटिन्यूटी, और दूसरा ये कि जितने रीजन की टीमें उनके अपने होम ग्राउंड इस काबिल हों कि कोई भी बड़ी टीम वहाँ जाके खेल सके। अगर वहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर उनको अपने शहर में मिल जाएगा तो आप ये देखेंगे क्वालिटी भी बढ़ेगी, कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ेगी, और फिर आप होम एंड अवे, जो रीजनल क्रिकेट की असल रूह होती है वो होम एंड अवे होती है। जब तक लाड़काना में मैच नहीं होगा तो उसका वो ट्रू बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आप एक शहर में 18 टीमें बुला के मैच करवा रहे हैं क्योंकि ये सिस्टम एब्रप्टली इन प्लेस हुआ, लेकिन विद टाइम इसको ग्रो करेंगे, स्प्रेड करेंगे, तो तब इसके असल फायदे आएंगे। टाइम चाहिए उसके लिए, स्टेबिलिटी चाहिए क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी, और फिर ऑफ कोर्स रीजन्स के अंदर भी। रीजन्स की जो आपस में रस्साकशी है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आई विल सी यू वंस अगेन।
प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। हम बात कर रहे थे, हमारी गुफ्तगू चल रही थी डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। आजकल T20 टूर्नामेंट भी चल रहा है, प्रीमियर T20 टूर्नामेंट ऑफ पाकिस्तान। उसमें दोनों ने ये बात की कि यहाँ से लड़के निकल के अच्छी सतह पर पहुँच जाएंगे, लेकिन लड़के निकल के गायब हो जाते हैं ना बीच में। मेरा ख्याल ये है कि पीसीबी और कमेंटेटर्स या पीसीबी और डोमेस्टिक के जो भी लोग हैं उनके दरमियान एक लाइजो होना चाहिए, ये मेरा ख्याल है। आप इस पे क्या कहते हैं? देखिए, अब ये तो पीसीबी की मर्जी है कि वो हमारी ऑप्शन लेना, हमारे से मर्जी हमारी जानना चाहता है या हमारे से पूछना चाहता है, बट वी आर ऑलवेज हियर। हम अपना फीडबैक अच्छे से दे मतलब सकते हैं। आप अभी मुझे नेशनल T20 के अभी आप 3 लड़के बता सकते हैं जो आपको लगा हो कि यार ये अच्छे हैं? देखिए, ज़्यादातर तो जो लड़के हमने देखे वो इस्टेब्लिश्ड है। मुझे ज़्यादा जो इंटरेस्ट है वो है छोटी टीमों में। जैसे हमने इस्लामाबाद से देखा, हमाद एक लड़के ने जिस तरीके से इनिंग खेली, जिस तरीके से उन्होंने फिनिश किया, अब वो फ्रॉम नोवेयर वो आए थे, ठीक है। उसके बाद एक आरिफ लड़के को हमने देखा, फास्ट बॉलर हैं, लाड़काना से शायद गालिबन उनका ताल्लुक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या क्वेटा से। अब उन्होंने आके हमें इम्प्रेस किया। ऐसे डेरा मुराद जमाली के भी 1-2 प्लेयर हैं, वो एग्जैक्टली अभी स्टार नहीं बने, इसलिए हमें उस तरीके से नाम याद नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर भी 3 नहीं, शायद 6-7 ऐसे लड़के होंगे कि जो अब इन छोटे शहरों से उभर के सामने आएंगे, और आपको इस चीज़ का रिजल्ट अभी नहीं मिलेगा। मैंने जैसे पहले कहा कि ये साइकिल जब घूमेगा 2 से 3 साल, क्योंकि 3-4 साल क्रिकेट नहीं हुई, क्लब क्रिकेट नीचे नहीं हुई, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। लड़के, बहुत सारा ऐसा टैलेंट था जो क्रिकेट छोड़ के अमेरिका चले गए, क्योंकि शाह फैसल जानते हैं, वहाँ बहुत सारे लड़के इनको मिलते हैं आके, बहुत सारे लड़के चले गए, वो इस 3 सालों में क्रिकेट ना होने की वजह से चले गए। अब क्रिकेट हो रही है, होप आएगी, तो आपको मजीद 3 साल हमें थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा एज ए नेशन। 3 साल लगेंगे, सर्कल चलेगा, फिर आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा टैलेंट आएगा। चलें शाह जी, आपसे भी सवाल यही कि पीसीबी को कुछ करना तो चाहिए ना। कमेंटेटर्स जितने बैठे हैं वो तो एक एक बॉल देख रहे हैं, तो आई थिंक दे आर द बेस्ट जज। जी, जिस तरह अली ने कहा, ये तो पीसीबी की सवाबदीद है और हम ज़ाहिर है उस चीज़ के लिए हाजिर हैं। लेकिन ऑन प्रिंसिपल अगर आप देखें तो हम लोग ग्राउंड में मौजूद होते हैं, हम एक एक बॉल देखते हैं। कुछ चीज़ें स्कोर कार्ड आपको नहीं बता सकती। नहीं बता दो। अगर स्टैट्स को देख के आपने टीम बनानी है तो वो तो मतलब कोई भी डेटा एंट्री तो का बंदा बना लें तो वो, लेकिन मैच बॉल टू बॉल हम देखते हैं। पिच कैसी थी, किसी ने 200 किया लेकिन वो क्या खेला, आड़े तिरछे बल्ले से खेला, पिच बहुत ईजी थी, उसके कैच छूट गए, तो स्टैट्स तो वो 200 बता रहा है, लेकिन वो 200 उस लेवल का या उस मेयार का नहीं था जो आप ढूंढ रहे हैं, जिसको आप एलिवेट करें। इसी तरह एक स्पेल है, किसी बॉलर ने जो है बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसके कैचेस टूट गए, उसके फिगर्स आ रहे हैं 2 for 120, लेकिन आपको पता है कि उसने बॉल किए हैं, ऐसे बॉल किए हैं कि ही कुड ईजिली हैव हैड 5 for 70 या 5 for 80। तो ये चीज़ें तभी पता लगती हैं जब आप डे इन डे आउट ग्राउंड में हों। काफ़ी सारे इस चीज़ के फ़ायदे हैं, मतलब हम लोग जो ऑब्जर्वेशंस करते हैं आपस में, हम आपस में बात भी करते हैं, तो एक वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। थियोरेटिकली या प्रैक्टिकली इट्स नॉट अ बैड आइडिया। इट्स अ गुड आइडिया। मेरी इस हवाले से आलिया रशीद साहबा जो डायरेक्टर हैं पीसीबी मीडिया की एंड कम्युनिकेशंस की, उनसे बात हुई थी, उन्होंने भी कहा कि आइडिया ही अच्छा है और वो खुद शायद वो कोशिश भी करेंगी कि आप लोगों से मुलाकात करें या मीटिंग करें, कुछ ऐसा उन्होंने मुझे कहा था। तो दैट वुड बी अ गुड थिंग कि आप बैठ रहे हैं अगर, तो कुछ तो पीसीबी को भी मिले ना इसको, क्योंकि लड़का मुझे नज़र नहीं आया पिछले T20 का कोई लड़का मुझे याद नहीं है जो पाकिस्तान खेला हो, या फर्स्ट क्लास के परफॉर्मर। खुर्रम शहजाद अब गए हैं टीम के साथ, ठीक है, टॉप बॉलर था खुर्रम शहजाद, लेकिन उससे पहले के परफॉर्मर्स, नुमान अली को वसीम ने मौका दिया, साजिद खान को मौका दिया, तो ये सिलसिला चलता रहता है। देखिए, अभी जो साइम अयूब अभी आपको एक्शन में नजर आएंगे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ये बेसिकली जो प्रोडक्ट है ये पिछले सिस्टम का, पिछले सिस्टम ने इनको बहुत अच्छे तरीके से पॉलिश किया था, खेल रहे थे क्रिकेट, लेकिन जो इनमें निखार आया बेसिकली वो उनको पिछले सिस्टम में आया, क्योंकि 6 टीमों के अगेंस्ट जब उन्होंने परफॉर्म किया, क्वालिटी अपोनेंट्स के अगेंस्ट उन्होंने परफॉर्म किया, उनको कोई भी ऐसा मैच, मुझे नहीं लगता फैसल हमने इतना क्रिकेट देखा कोई ढीला मैच या कोई आसान मैच मिला होगा। तो जब आप इतनी मुश्किल से ग्राइंड करके आप अपना नाम बनाते हैं तो फिर आप रिफाइन होते हैं, और वो दिखाया। फिर जैसे मैंने कहा कि वो वाला सिस्टम पाकिस्तान टीम के लिए तैयारी के लिए बहुत अच्छा था, एक लड़का रिफाइन अच्छे तरीके से हो रहा है, तैयार अच्छा हो रहा था, और उसकी प्राइम एग्जांपल साइम अयूब है, जो कि अब आपको नज़र आएंगे, और मेरे ख्याल में तो वो नेक्स्ट बिग थिंग है पाकिस्तान क्रिकेट की। नेक्स्ट बिग थिंग। साइम अयूब के बारे में कुछ कहना चाहें? फिर सऊद शकील भी इसी सिस्टम की प्रोडक्ट है। बिल्कुल, और वो टफ क्रिकेट थी, लेकिन जो अली ने जिस तरह शुरू में बात की, वापस मैं उसी पॉइंट पे आऊँगा। इस सिस्टम में कोशिश की जा रही है कि उसको मिक्स ऑफ बोथ हो जाए। अभी हमने 18 टीम्स का स्प्रेड देखा, जो कि अब सुपर 8 में 8 टीमों का आ गया, तो यहाँ क्वालिटी भी आपको मिलेगी और वो जो पहला पर्पस था कि क्रिकेट को स्प्रेड करने का, वो भी अचीव कर लिया।
तो इट मीन्स कि आप एक स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए दोनों चीज़ें हासिल कर सकते हैं। इवन फर्स्ट क्लास में भी बहुत सजेशंस हैं कि आप जो 8 टीमों का स्ट्रक्चर है इसको 10 का कर लें, इनको खिलाएं, 10 टीमों को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खिलाएं और एट द एंड ऑफ द ईयर आप जो हैं 60 बेहतरीन लड़के खिला के उनकी एक लीग कराएं फर्स्ट क्लास की 4-5 मैचेस, तो आप दोनों पर्पस सर्व कर सकते हैं एक ही स्ट्रक्चर के अंदर। अच्छा, एक स्ट्रक्चर बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, हाउ यू एक्सिक्यूट इट और उसमें से क्या आप हासिल करना चाहते हैं, यू कैन अचीव दैट। अच्छा, आप तो ग्राउंड में फिरते भी रहते हैं ना कमेंट्री के दौरान, मतलब कमेंट्री नहीं होती जब, तो आप बात भी करते होंगे कोचेस से, मैनेजर से। कोई ऐसी शिकायत जो आप चाहते हो कि पीसीबी तक पहुंचे, जो कोचेस की आम शिकायत नहीं, मतलब एक शॉर्ट कमिंग आप नहीं, शिकायत तो नहीं कह सकते क्योंकि सबको इम्प्रूव करना है। सब जो डोमेस्टिक पे कोचिंग कर रहे हैं जाहिर है वो एक्सपीरियंस ज़रूर हैं, लेकिन वो उस हद तक अपने आप को प्रोग्रेस नहीं कर सके अभी जो एक्सपीरियंस है कि वो अगले लेवल पे पहुंच सकें, तो सीखने का अमल है। उसमें मुझे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो स्ट्रेटेजिक नो हाउ है ना, गेम को रिजल्ट की तरफ लेके जाना, मुझे उसकी बहुत सख्त कमी नज़र आती है। क्योंकि गेम को चलने देते हैं, अगर विकेट कुछ करेगा तो आपका गेम जो है वो नतीजा खेज हो जाएगा। जिस तरह गजाफी में हमने देखा इस साल कायद आज़म ट्रॉफी के मैचेस में रिजल्ट नहीं आए, लेकिन वहाँ सिर्फ विकेट का कसूर नहीं है। आपने देखा इंग्लैंड ने 5 दिन में पिंडी की डेड पिच पे रिजल्ट निकाल लिया क्योंकि वो रिजल्ट की तरफ लेके जा रहे थे। हमारे मुझे डोमेस्टिक कोचेस से यही है कि वो गेम को ड्रिफ्ट होने देते हैं, वो इस तरह की अपनी स्ट्रैटेजी नहीं लेके आते डेड पिचेस पर जो गेम को रिजल्ट की तरफ, चाहे उसमें आपको ख़तरा भी मोल लेना पड़े, वो रिस्क टेकिंग यानी रिस्क और रिवॉर्ड है, वो बिल्कुल सेफ खेलना चाहते हैं, थोड़ा सा उस एलिमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे पहले सिस्टम में ये इंट्रोडक्शन था इस चीज़ का, जब ग्रांड ब्रैडबर्न कोचेस के हेड थे, एनएचपीसी के वो हेड थे, उन्होंने ये सिस्टम लगाया था कि आपने रेगुलर मतलब पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है और उसका रिवॉर्ड भी मिल रहा था। पिछले कायद ट्रॉफी सीजन की बात नहीं, मैं मतलब इंस्ट्रक्शन जरूर होंगी, नहीं ये था हाँ थी, वही कह रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन जरूर थी। कहा मतलब जो पहला जो चेंज जो सिस्टम आया था 2019 वाला, उसको मैंने बहुत क्लोजली देखा। वसीम नॉर्दर्न के कोच थे, वो अपनी टीम को कहते थे कि आपने तेज खेलना। देखिए वो सब ऐसे नहीं है। वसीम भाई की आपने बात की, डेफिनेटली यस, उनके अपना माइंडसेट ऐसा है कि वो चाहेंगे कि रिजल्ट की तरफ आए, लेकिन मेजॉरिटी, आई डेफिनेटली एग्री विद फैसल, मेजॉरिटी हमें वो इंटेंट नज़र नहीं आई। इनफैक्ट टीमों ने अपनी अप्रोच की वजह से चैंपियनशिप भी गवाई, शायद सेंट्रल पंजाब एक आधे पॉइंट की वजह से, अपनी कुछ अप्रोचेस की वजह से फाइनल नहीं खेल सका। इस बार भी कुछ ऐसा हुआ, तो इंटेंट में थोड़ा चेंज आने की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी लाने की ज़रूरत है, उसमें बात करने की ज़रूरत है कोचेस को। वो जो फेयर और फेलियर है उसको निकालना होगा निचले लेवल पे, ताकि आप वहाँ पे निकालेंगे तो उसका इफेक्ट आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में नज़र आएगा प्लेयर। चलिए अब थोड़ा सा मैं किसी और टॉपिक की तरफ आता हूँ। मोहम्मद जो हफीज़ हैं, मोहम्मद हफीज़, अब वो आ गए ऊपर और वो काफ़ी एग्रेसिव प्लेयर भी थे। एग्रेसिव उनका एक्सप्रेशन भी होता है हमेशा, जो बात उनको ठीक लगती है वो कह देते हैं। हफीज़ के आने से ये सिस्टम बेहतरी की उम्मीद आपको लगती है कि नीचे वो लेकर जाएंगे अपने ख्यालात और आइडियाज़? मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, शायद अली क्लियर करेंगे। मोहम्मद हफीज़ का जो रोल है वो डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम नहीं, की उन्होंने हद तक ही डोमेस्टिक का जो सेटअप बनाया ना, ये सारा तो उस वक्त वो उनकी वो एग्जीक्यूटिव जो कमेटी बनी थी उसमें वो थे, बाद में उसमें से तो वो मिसबा चले गए थे, तो उन्होंने पूरा सिस्टम, मिसबा ने उन्होंने ये पूरा सिस्टम उन्होंने बनाया। लेकिन हफीज़ की आपने बात की, मॉडर्न डे क्रिकेट खेले हुए, अभी तक क्रिकेट खेल रहे थे, उनसे ज़्यादा कोई इस चीज़ की नीड्स को समझ नहीं सकता कि क्या चाहिए। एक कंसिस्टेंट टीम बनाने के लिए आपको क्या स्ट्रक्चर चाहिए, हम उनकी विजडम पे और उनकी जो एक्सपीरियंस है वो वी कैन सर्टनली काउंट ऑन दैट, क्योंकि वो बिल्कुल अभी तक क्रिकेट खेल रहे थे, तो वो हर चीज़ से वो आगाह हैं। अब वो प्लान्स किस तरह एक्सिक्यूट कर पाते हैं, जैसे मैंने कहा, क्योंकि इस रोल में वो नए हैं, मैनेजमेंट के रोल में वो नए हैं, तो ये उनका चैलेंज बड़ा होगा इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड इन टर्म्स ऑफ व्हाट नीड्स टू बी डन। उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि उनके सब मालूमात हैं। हफीज़ यही पोजीशन चाहते थे, मैं अपनी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब वो डोमेस्टिक का सेटअप बना रहे थे उसके बाद मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि ऊपर एक मिजाज ऐसा होना चाहिए जो नीचे तक एक ही मिजाज हो। बिल्कुल, यानी ऊपर कोच को ऊपर चेंज होते रहते हैं अगर, या ऊपर अगर चेंज नहीं भी होते, नीचे अगर आप सिस्टम को हिला देंगे तो वो तो कुछ फ़ायदा नहीं। हाँ, लेकिन मुझे तो इस बात की खुशी है कि एटलीस्ट क्रिकेटर्स के हाथ में क्रिकेट वापस गई है, और क्योंकि जो क्रिकेटर एक क्रिकेटर के लिए फ़ैसला कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। हफीज़ भाई आए हैं, वहाब आए हैं एज अ चीफ सेलेक्टर, और भी सईद अजमल आए हैं, लोकल लोग आए हैं, उमर गुल आए हैं एज अ बॉलिंग कोच। तो
जो पाकिस्तानी कोच एक पाकिस्तानी क्रिकेटर के लिए सोच सकता है, वो मेरे मानने में वो एक बाहर वाला फॉरेन कोच लॉन्ग टर्म नहीं सोच सकता। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जो क्रिकेट है वो क्रिकेटर्स के हाथ में वापस गई है। अच्छा फैसला, गलत फैसला, सही फैसला, वो एक डिफरेंट बात है, बट एटलीस्ट जो ये लोग फैसले करेंगे, हफीज़ भाई या वहाब, ये क्रिकेटर्स की बेहतरी के लिए होंगे। तो मुझे इस चीज़ के लिए मैं क्रेडिट दूंगा पीसीबी को कि उन्होंने एटलीस्ट ये रिस्क लिया है। और ऑल्दो अभी यंग है, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ना वहाब को इतना एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट का। क्रिकेट का डेफिनेटली है बट मैनेजमेंट का नहीं है। वो वजीर मुशीर, उनको एक्सपीरियंस नहीं है। देखिए वो अभी 36 टेस्ट मैच खेले हैं शायद वहाब ने। वजारत में भी नए हैं ना वो। जी देखें, खेलना और स्पेशली एक प्रोफेशनल एथलीट के लिए यही सबसे बड़ा उनके करियर का ट्विस्ट होता है कि जब आप प्लेयर से, इवन कोच या एडमिनिस्ट्रेशन में जब जाएं, आप बड़े बड़े प्लेयर से पूछें तो वो कहते हैं कि दे फाउंड इट हार्ड इनिशियली। तो जिस तरह अली ने कहा कि क्रेडिट टू पीसीबी को, उन्होंने एक बोल्ड मूव लिया है। और क्योंकि ये लोग बिल्कुल अभी क्रिकेट इन्होंने छोड़ी है, तो ये जो चेंज है, ट्रांजिशन, ये इजी नहीं होती। ये कब तक रहेगा ये चेंज, ये भी तो सवाल है ना। पीसीबी पर भी तो तलवार लटक रही है। खैर ये मौजू नहीं है। अब अंडर 19 में यही जो बात इन्होंने की, क्रिकेटर्स आए हैं, मोहम्मद यूसुफ, ये मतलब मोहम्मद यूसुफ से बड़ा प्लेयर शायद ही हो। मतलब जैसी ये बैटिंग करते थे, बड़ा प्लेयर। मैं इनको इसलिए कह रहा हूँ कि ज़हीर अब्बास साहब ने इनको कहा है कि भाई नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं, इससे अच्छा प्लेयर ज़हीर अब्बास साहब ने नहीं देखा। मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। अब तो बाबर आजम का दौर है, लेकिन यूसुफ भाई की तो क्लास ही और थी। उन्होंने ये कहा, अभी जो हमने इंटरव्यू उनका किया, उसमें उन्होंने कहा टाइम देना होगा, आपने नीचे लेवल पर ग्रूम करने के लिए टाइम देना होगा, और कंसिस्टेंटली आपको जो इंटोराज है वो भी कंसिस्टेंट बनाना होगा। तो एक अंडर 19 राहुल द्रविड़ की मिसाल, हाँ जी, बिल्कुल वही, बिल्कुल सही मिसाल आपने दी। अंडर 19 का जो एक बैच आता है वो मैक्सिमम 3 साल तक रह सकता है इकट्ठा। मतलब अगर आपको 16 साल के लड़के उस बैच में मिलते हैं तो वो जो ग्रूमिंग है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। अभी हमने देखा है कि पिछले 3 अंडर 19 के टूर्स पे पाकिस्तान के 3 डिफरेंट कोचेस, बिल्कुल। तो जो उन्होंने बात की कंटिन्यूटी की, एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। जो आपने उनकी क्वालिटी और क्लास की बात की, वो तो उस पर तो बात करना ही, मतलब कोई वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत ही नहीं, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो वक्त ज़ाया ना करें ना यार। मैं ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद हम दोनों तीनों मिलके वक्त ज़ाया करेंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट सिस्टम पे। अब आते हैं सीनियर टीम की तरफ जो ऑस्ट्रेलिया में है और टेस्ट मैच उन्होंने खेलना है। अली यूनुस साहब, आपसे सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की बैटिंग, आपको ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया चैलेंज करेगा या बॉलिंग, या दोनों डिपार्टमेंट? देखिए टफ क्वेश्चन है आसिफ, मुझे लगता है कि दोनों ही जो शोबे हैं उसमें पाकिस्तान को चैलेंज होगा। क्योंकि बॉलिंग की अगर बात करें तो नसीम शाह के ना होने से फ़र्क पड़ेगा आपको, क्योंकि वो हमारे एस बॉलर रहे हैं। जैसे वर्ल्ड कप में फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि खुरम शहजाद को डेफिनेटली आपने लिया है, लेकिन उन कंडीशंस में क्या वो नए बॉल स्विंग कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। उनके साथ शाहीन आफरीदी हैं, शायद वो कुछ अरसे से उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं नज़र आए हमें जितनी उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं, इसलिए चैलेंज तो होगा। बैटर्स के लिए तो हमेशा से ही चैलेंज रहा है। मतलब आप पिछले कितने भी टूर्स उठा के देख लें, हमारी बैटिंग स्ट्रगल ही करती आई है। मतलब यासिर शाह के अगेंस्ट जिन्होंने 100 किया है, सिर्फ यासिर शफीक ने 100 किया आखिरी कुछ टूर में, अदरवाइज़ तो स्ट्रगल करते हुए नज़र आए हमें बैटर्स। तो वी कैन विश देम वेल। इतना आसान नहीं होगा ये टूर, क्योंकि वर्ल्ड कप की इतना हलचल मची है, पहला टूर है। आई विश देम वेल, आई विश हफीज़ भाई वेल, वहाब रियाज वेल, कि ये अच्छा करें और कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ऐसा हो कि पाकिस्तान एक आधा टेस्ट मैच भी जीत जाए तो जीत होगी। टेस्ट मैच जीते पाकिस्तान को बड़ा अरसा हो गया, 90s में जीता था, 95 में जीता था। और ये एक मिथ है वैसे कि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की बैटिंग नहीं चलती। पाकिस्तान को असल प्रॉब्लम होती है 20 विकेटें लेने में। हमारी बड़ी से बड़ी बॉलिंग लाइनअप गई। 99 का टूर हम वाइट वॉश हुए, वहाँ पे गए थे वसीम, वकार, शुएब अख्तर और सकलैन मुश्ताक, अजहर महमूद और रज़ाक, ये वो बॉलिंग लाइनअप थी। तो वहाँ भी टेस्ट मैच हारे क्योंकि विकेटें हम 20 नहीं ले सके। तो बैटिंग का इशू है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, विकेटें हम क्यों नहीं 20 ले सकते, हमारी जो ऑस्ट्रेलिया में स्लिप कैचिंग होती है वो हमेशा बहुत ही ख़राब रहती है। स्लिप कैच, क्योंकि ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पीछे ही आउट होते हैं हमारे, नहीं पीछे ही आउट होते हैं, क्योंकि बाउंस होता है, एजेस लगते हैं। तो विकेट कीपर कामरान अकमल की भी वहाँ पे कोई 1-2 बुरी सीरीज़ गई हैं, लेकिन स्लिप फील्डर्स तो जो भी हैं ट्रेडिशनली 80s ऑनवर्ड, तो वो हमारे बॉलर्स को बहुत लेट डाउन करते हैं। वसीम अकरम की नहीं तो अक्सर आपने सुना भी होगा, उनकी काफ़ी विकेटें होनी थी, क्योंकि उनके जो एजेस जितने ड्रॉप हुए हैं स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में, तो वो किसी और बॉलर के हुए नहीं। चलें, वसीम, वकार, शुएब अख्तर, ये तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन था। मुझे याद आ रहा है
2010 में हम करीब आ गए थे, 170 रन करने थे लास्ट डे, और पाकिस्तान नहीं कर सका था। उसके बाद इंक्वायरी खुल गई थी, और आकिब जावेद ने क्या क्या कहा उस इंक्वायरी के सामने, जो जो आए उन्होंने क्या क्या कहा, वो तो एक डार्क चैप्टर है पाकिस्तान क्रिकेट का। 170 तो पहले ये सोचें 170 करने क्यों पड़े, क्योंकि इतने चांसेस दे दिए। माइकल हसी वाला टेस्ट मैच था और वहाँ पे पाकिस्तान तो आराम से शायद एक टाइम पे इनिंग्स से जीत रहा था, फिर उनकी थोड़ी सी लीड बढ़ी, फिर वो लीड बढ़ते बढ़ते 170 हो गई और फिर वो ज़ाहिर है हमसे नहीं बने। और इसी तरह होबार्ट का एक टेस्ट मैच था 99 के टूर में, जहाँ अंपायर ने आउट नहीं दिया, लेकिन उसके बाद गिलक्रिस्ट और लैंगर ने, तो पाकिस्तान करीब जाता रहा। असद शफीक की सेंचुरी पाकिस्तान को जो है वो करीब ले गई थी जीत के, तो पाकिस्तान करीब जाता रहा इन 28 सालों में, लेकिन ओवर द लाइन हो नहीं सका। इस यंग टीम से मुझे भी यही है कि आप अपना बेस्ट दें, और मुझे शान मसूद की कप्तानी से ये उम्मीद है कि आप अपनी टेस्ट टीम की एक डायरेक्शन अगर इस टूर में सेट करने का में कामयाब होगे, वो बड़ी कामयाबी होगी, रिजल्ट से कतई नज़र। क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में रिजल्ट्स लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप एक टीम की डायरेक्शन सेट कर दें कि ये हमारा ब्रांड है टेस्ट क्रिकेट का, हम ऐसे खेलेंगे, और फिर आके उसको होम पे भी रेप्लिकेट करें, ना कि होम पे फिर आप वो डोसाइल पिचें जो है हमें देखने को मिले। तो एक डायरेक्शन पाकिस्तान क्रिकेट की सेट हो जाए इस टूर से, तो दैट विल बी अ ह्यूज सक्सेस। दैट विल बी अ ह्यूज सक्सेस। लेकिन शान मसूद कब तक रहते हैं ये भी तो देखना को। शान मसूद के साथ बॉलिंग कॉम्बिनेशन, बैटिंग कॉम्बिनेशन में आपको साइम अयूब नज़र आ रहा है टेस्ट मैच में? देखिए आना चाहिए, आई गेस उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और पूरी मिलनी चाहिए अपॉर्चुनिटी, बगैर किसी डर के कि उनकी जगह चली जाएगी। 200 टेस्ट खेले वो, मतलब 2 ही तो टेस्ट खेल रहे हो यार। नहीं, उसके बाद भी आने वाले टाइम उसको ये सिक्योरिटी होनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि वो उसको अभी हो गया, उसको सिक्योरिटी होनी चाहिए कि वो फेल भी होगा तो उसको बाहर ड्रॉप नहीं किया जाएगा, उसको अगली सीरीज़ में भी चांस दिया जाएगा, उसको अगली सीरीज़ में भी चांस दिया जाएगा। एटलीस्ट 5 सीरीज़ मेरे मुताबिक उसको फेयरलेस होकर खेलना चाहिए, उसको ये कह देना चाहिए कप्तान को। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, बिल्कुल जैसे शाह ने कहा कि हम शान मसूद से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ये चेंज लेके आएंगे, क्योंकि उनका काफ़ी सुना है, वो काउंटी क्रिकेट में भी कप्तानी करते हैं और अच्छे समझदार पढ़े लिखे कप्तान साबित होना चाहिए उनको, जिस तरह की उनकी एक हिस्ट्री है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो ये अप्रोच लेके आएंगे और वो कॉन्फिडेंस देंगे साइम अयूब को कि मैं तुम्हें बैक करूँगा। क्योंकि इससे अगर आप कप्तान आपको बैक करता है तो क्रिकेटर का दिल बहुत बड़ा हो जाता है कि कप्तान उसके पीछे खड़ा है, तो वो फिर अपने जो स्ट्रोक्स हैं वो रोकता नहीं है। अक्सर हमने ये देखा है कि आप अपने फेयर और फेलियर, जिसकी मैं बात कर रहा था, आप स्ट्रोक्स रोकते हैं, जिसकी वजह से अपना रन्स करते हैं और उसका नुकसान आपकी टीम को होता है। तो ये कॉन्फिडेंस देना होगा साइम को कि ये सीरीज़ है, अगली सीरीज़ भी है, अगली सीरीज़ भी है, जैसा आपका टैलेंट है आप खेलें, आप दिखाएं, फ्लॉप होते हैं मैं खड़ा हूँ पीछे। एक और सवाल, सरफराज अहमद भी हैं, रिजवान भी हैं। सरफराज लास्ट टेस्ट का हिस्सा सरफराज था, तो ऑटोमेटिकली उसको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सरफराज या रिजवान, किसके साथ जाएगा पाकिस्तान पहले टेस्ट में, किसके साथ जाना चाहिए? ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ है, विकेट कीपिंग वो एक ऐसा शोबा है जिसमें पाकिस्तान के पास जो है वो सरप्लस रिक्वायरमेंट से सरप्लस रिसोर्सेज हैं, दोनों ही बेहतरीन है टेस्ट क्रिकेट के लिए, और ऐसा किसी और शोबे में आपको नज़र नहीं आ रहा। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन सरफराज की पोजीशन थी, सरफराज को ही जानी चाहिए। और इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप की मौजूदगी में हू नोज़ कि अगर वो बैटिंग लंबी करना चाहते हैं तो रिजवान को एज ए बैटर खिला सकते हैं, लेकिन ग्लव्स जो हैं वो तो सरफराज के पास ही जाएंगे पहले टेस्ट में, सीरीज़ के आगाज़ में तो यही होगा। और साइम की आपने बात पूछी, अगर क्विकली मैं उसमें ऐड कर दूं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि जितने रिजर्व बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वो इन दी एंड वो टेस्ट खेल ही जाते हैं। तो साइम भी खेलेंगे, किसी स्टेज पे उन्हें ज़रूर मौका मिलेगा। एक जिस तरह के वो स्ट्रोक प्लेयर हैं कि अगर तो वो अपना असल खेल दिखाने में कामयाब हो गए तो शायद ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ जो है उनको एक और ही लेवल पे ले जाए और पाकिस्तान का भी एक लॉन्ग स्टैंडिंग मसला हल हो जाए। आपको याद होगा सईद अनवर ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से खेलते थे, पहले टूर में उन्होंने वहाँ पे तहलका मचा दिया था। कासिम उमर साहब जिस तरह से खेलते थे ऑस्ट्रेलिया में, वो तो खैर बहुत पुरानी बात है, लेकिन सईद अनवर तो हमारे जहन में ताज़ा है ना, बिल्कुल, वहाँ पे स्टार बन गया जाए। जो भी बैकफुट के अच्छे प्लेयर होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में कामयाब हो जाते हैं। आमिर सुहेल अच्छा खेला करते थे, एजाज अहमद अच्छा खेला करते थे, लेकिन सईद अनवर और साइम की मिसाल जो है वो बिल्कुल पर्टिनेंट लगती है, क्योंकि जिस तरह के वो स्ट्रोक प्लेयर थे उसी तरह के साइम भी हैं। तो वी होप के अगर वो खेल पाते हैं तो ना उनको बाउंसर पे प्रॉब्लम होती है, कट पुल उनका अच्छा है, तो एक उम्मीद ज़रूर है कि पाकिस्तान को एक नया सितारा मिलेगा। अली यूनुस, थोड़ा सा विमेन टीम को भी टच करते हैं, न्यूजीलैंड गई है टीम, कॉम्बिनेशन कैसा है इनके साथ? कोच इनके साथ तो कंसिस्टेंट है, कोच जो मुस्तसिम रशीद हैं वो इनके साथ हैं काफ़ी अरसे से। फॉरेन कोच भी आया मार्क कोल्स, उसको हटा दिया गया, फिर वो सूरत हाल रही, लेकिन वो उनके लिए चैलेंज है न्यूजीलैंड में खेलना।
देखिए चैलेंज तो होगा क्योंकि अभी मुझे लगता है कि पाकिस्तान वुमेन में वो पूल इतना बड़ा नहीं हुआ है कि हमें नया टैलेंट नज़र आए। बढ़ रहा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन अभी भी कुछ भी कमेंट करना या कुछ उनसे एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी लगाना कि वो न्यूजीलैंड में जाके न्यूजीलैंड को हराएंगे या कुछ ऐसा करेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। बट अगर आप अच्छी क्रिकेट खेलें, आप अपनी इंटेंट दिखाएं, तौफीक उमर उनके साथ हैं, आई थिंक बेहतरी नज़र आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जहाँ खड़े थे वहाँ ही खड़े हैं आज भी। इनके आने से बेहतरी आनी चाहिए, कुछ ना कुछ रिजल्ट्स डिफरेंट आने चाहिए, प्लेयर्स डेवलप होने चाहिए। हम देख रहे हैं शबाल जुल्फ़िकार को लेके जा रहे हैं, उनके अंदर बहुत टैलेंट है, उनके बारे में बहुत हमने देखा भी है। साउथ अफ्रीका सीरीज़ में हमें एक्शन में नज़र आई थी, वो फ्लॉप हो गई थी, ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकी थी। लेकिन मैं फिर क्रेडिट दूंगा मरीना एंड टीम को, जो सिलेक्टर्स हैं, कि उन्होंने उनको बैक किया है, इसने बड़े टूर पे फिर भेजा है। इसी तरह आप कॉन्फिडेंस देते हैं और प्लेयर को डेवलप करते हैं। तो जीत हार एक सेकेंडरी चीज़ है, आपके अंदर इंप्रूवमेंट आने चाहिए एट द मोमेंट, वो हमें नज़र आनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। साउथ अफ्रीका सीरीज़ पे आप भी थे जब खवातीन, तो इसमें ऐसा होता है कि जिस तरह इन्होंने बात की कि वो अनफिट हो जाती हैं लड़कियां आती तो हैं लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाती। वही पुरानी लड़कियों का हमें राज नज़र आ रहा है। कुछ पूल स्लोली बढ़ रहा है लेकिन उसमें टाइम लग रहा है। जिस तरह अली ने मेंशन किया कि पूल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, वो हम उस तरह कंपेयर नहीं कर सकते जिस तरह लड़कों की क्रिकेट से करते हैं। लेकिन जो एटलीस्ट आप ये देखें, इनकरेजिंग साइंस हैं कि होम पे आप रिजल्ट दे रहे हैं। होम पे साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश करना वाज अ ह्यूज, लेकिन एक सीरीज में किया, दूसरी सीरीज में लेकिन इससे पहले श्रीलंका से होम पे जीते, उससे पहले आयरलैंड से अच्छी सीरीज खेलें और वनडे में जाके वनडे में साउथ अफ्रीका से एक वनडे जीते, जो वर्ल्ड सुपर जो विमेंस की वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसमें पाकिस्तान अच्छी पोजीशन पे। लेकिन जो मैं बात ऐड करना चाह रहा था कि उसके बाद जाके बांग्लादेश में एक बड़ी डिसअपॉइंटमेंट मिली, वो सीरीज उस तरह नहीं होनी चाहिए थी। तो ये बात वही है, वन स्टेप फॉरवर्ड टू बैक, इसमें कंसिस्टेंसी लानी है। लेकिन जिस तरह अली ने कहा, न्यूजीलैंड के टूर में हमें सिर्फ ये देखना है कि इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए कंसिस्टेंट, और रिजल्ट समटाइम्स इन अ बिगर पिक्चर आप स्पेशली वुमेन क्रिकेट जिस तरह आप ग्रो कर रही है पाकिस्तान में, कुछ अरसे के लिए आप रिजल्ट्स को पीछे रख लें, लेकिन ये ज़रूर देखें, ये चेक रखें कि परफॉर्मेंस में बेहतरी आ रही है, मार्जिनस में जो है वो कमी आ रही है, कंपेटिटिवनेस बढ़ती जा रही है। तो मुझे तो लग रहा है कि फील्ड बढ़ रही है। और अभी जो जिस तरह मरीना की बात की, टैलेंट हंट हुआ बहुत ज़बरदस्त है, उसका रिजल्ट शायद हमें अभी ना मिले, इस सीरीज़ में ना मिले, लेकिन वो एक राइट प्रोसेस पे चल पड़ें, वो उसको कंटिन्यू रहना चाहिए ताकि पूल बढ़ता रहे लड़कियों का। और इस दफ़ा जो डोमेस्टिक सीज़न होगा उसमें भी मुझे ये लगा कि रीजन्स की टीमें खेलेंगी, जो पहले 3-4 सेलेक्ट 11 बना के उनका टूर्नामेंट हो जाता था, उसमें एक इम्प्रूवमेंट आएगी, जो कि एक बेहतरी की तरफ एक कदम है। बेहतरी की तरफ जा रही है। बस प्रोग्राम खात्मे की तरफ है। अली साहब, आजकल लीग्स बहुत हो रही हैं दुनिया भर में, पीसीबी ने तो रोक लगा दी, लेकिन अब अहमद शहजाद की मैं तारीफ़ करूँगा यहाँ कि उसने T10 का अपना मुआहदा छोड़ा, बहुत से लोग चले गए। तो ये लीग्स क्या नुकसान पहुँचाती हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को या किसी भी मुल्क की क्रिकेट को? देखिए आसिफ भाई, बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है ये, क्योंकि ये इंडिविजुअल की अपनी मर्जी है कि वो अपने आप को कहाँ देखना चाहता है। आई एम ग्लैड कि अहमद शहजाद ने ये फैसला किया कि वो पाकिस्तान में अपने आप को देखना चाहता है, रादर कि वो किसी लीग में देखना चाहता है। इमाद वसीम ने अपनी ज़रूरियात को देखते हुए फैसला किया, मैं वो सही गलत वो उनका अपना फैसला है। लेकिन हमें ये क्रेडिट देना होगा जो भी लोग पाकिस्तान क्रिकेट को प्रेफरेंस देते हैं, और जिस तरह की फॉर्म और जिस तरह का फ्लेयर अब हमें अहमद शहजाद में नज़र आ रहा है। तो मैंने तो उस दिन कॉमेंट्री में भी कहा था कि अहमद शहजाद लौट आए हैं। ये वो अहमद शहजाद है जो एग्जैक्टली आसिफ भाई, स्कोरर होना एक अलग बात है, बट आप जिस तरीके से स्कोर कर रहे हैं ये एक डिफरेंट चीज़ है। आप क्या, आपके अंदर वो फ्लेयर है कि आप डोमिनेट कर रहे हैं गेम को। तो ये वो अहमद शहजाद हैं जो शायद आज से 10 साल पहले हमें नज़र आए थे, जिनके अंदर फ्लेयर था, वो नडर होकर बैटिंग कर रहे हैं, अपने स्ट्रोक्स नहीं रोक रहे हैं, मैच फिनिश कर रहे हैं, अपनी टीम को सिंगल हैंडेडली जिताया उन्होंने। अगर आप उनके इर्द गिर्द आप लाहौर वाइट्स की परफॉर्मेंस देखें तो ज़्यादा प्लेयर्स हैं, सही ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया, सिर्फ अहमद नहीं किया। लास्ट 30 सेकंड्स फॉर यू टू डिफाइन अहमद शहजाद। अहमद शहजाद का जो कमबैक है जो इस सीज़न में नज़र आया, अली ने रन्स की बात की, उनके फ्लेयर की, जिस तरह वो फील्डिंग में जान मार रहे हैं, यानी ग्राउंड में वो नज़र आ रहा है कि किसी भी हॉट पॉकेट में उन्हें खड़ा कर दें, ही इज़ गिविंग 100%, दैट इज़ ग्रेट। अब लेकिन कमबैक का जहाँ तक सवाल है, कमबैक तभी होगा जब पाकिस्तान टीम में उस पोजीशन पे उनके लिए जगह होगी जिस पोजीशन पे वो खेलते हैं। ये एक डिफरेंट डिबेट है, बट इट्स ग्रेट टू सी हिम प्ले द वे ही इज। ग्रेट टू सी हिम एंड अदर प्लेयर्स जो खेल रहे हैं, बहुत अच्छा। ये था प्रोग्राम, आपको पसंद आया हो तो आप हमारे सोशल मीडिया को जो एरिया होता है यूट्यूब, उस पर कमेंट कीजिएगा। बहुत सारी हमने बातें की, आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। खुदा हाफिज़।